गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ओके। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि आपके संडे को छुट्टी नहीं है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि नवरात्रा के स्थापना के दिन मंडे को भी छुट्टी नहीं है। ठीक। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। हम नवरात्रा के और संडे और नवरात्रा के जो 2 दिन हैं, दोनों ही दिन नॉन टेक की क्लासें नहीं होगी। बाकी आपके टेक्निकल चीजें जो है वो चलनी है, वो चलेगी। ठीक है ना। हाँ, बाकी देखो के नॉन टेक की क्लासें होती नहीं वैसे। तो आपके ये तो चलेगी, इलेक्ट्रीशियन चलेगी, कंप्यूटर वालों के कंप्यूटर भी चलेगा। है। तो 5 बजे से करें। टाइमिंग वही रखेंगे, टाइमिंग चेंज नहीं है। 8 बजे से। आप 8 बजे आते हो। अब आपकी आदत हो गई होगी। तो आदत है तो आदत क्यों मिटाओ। टाइमिंग बता देंगे, टाइमिंग कल भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसलिए बताया कि आप कहीं गलती से भी ये प्लान नहीं करें कि नवरात्र के दिन तो एक छुट्टी आएगी, एक है संडे, तो 2 छुट्टी गांव जाके आ जाते हैं। इसलिए मैंने आज सूचना देने का कारण इतना ही है कि वो प्लान मत बनाना। और कोई कारण नहीं था। नहीं तो मैं कल ही कहता था। कहीं आप प्लान बना लो, फिर सबको इन्फॉर्मेशन कर दो, फिर आप नहीं जा पाओ, फिर आपकी इज्जत का भी सवाल हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए पहले बता देता हूँ। चलो भाई। अब हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्म, क्या पढ़ा था लास्ट में। दक्षता तक पढ़ लिया, वहां तक समझ में आ गया। किसी का कोई डाउट्स है? नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण। ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण। परीक्षण में पहला आएगा हमारे पास ओपन सर्किट परीक्षण, और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट या परीक्षण। हिंदी में इसको क्या कहोगे? खुला परिपथ परीक्षण। खुला परिपथ परीक्षण का मतलब है कि सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें क्या रहेगी? खुली रहेगी। खुला परिपथ परीक्षण का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें क्या रहेगी? खुली। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रहती है। अच्छा, अब आप बताओ, ये जो परीक्षण है, ये हमारे पास लोहा हानि ज्ञात करने के लिए है कि ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए? स्थायी हानि कौन सी है? लोहा। तो ये लोहा हानि ज्ञात करने के लिए काम लिया जाता है। ये लोहा हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कौन सी हानि ज्ञात करेगा भाई? लोहा। तो ये लोहा हानि ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। ये भी ठीक है। हेलो।
हाँ जी, ये लोहा हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लोहा हानि हमारे पास कौन सी हानि होती है? स्थिर हानि। तो स्थिर हानि होती है, तो लोहा हानि हमारे पास स्थिर हानि होती है, लोड पर निर्भर करेगी क्या? नहीं। तो इस ये ओपन सर्किट टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए जाता है? नो लोड टेस्ट। यानी इसका अन्य नाम क्या हो गया? नो लोड परीक्षण। जब लोड नहीं है तो इसमें लोड धारा दी कितनी जाती है? 2% से 5%। इसमें लोड धारा 2% से 5% होती है। अब आप बताओ कि लोड धारा दोगे तो तमरानी होगी कि नहीं होगी? लोड धारा होगी तो लोड धारा दोगे तो तमरानी तो होगी, क्योंकि तमरानी लोड के समानुपाती है। तो 2% से 5% दे रहे हो तो आपके तमरानी तो होगी, लेकिन 2% पर जो तमरानी आएगी वो नगण्य रूप से आएगी, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो परीक्षण में जो भी हानि ज्ञात करेगा उस हानि को हम क्या हानि मानेंगे? लोहा हानि। तो हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट, हिंदी में कहते हैं खुला परिपथ परीक्षण, और ये क्या ज्ञात करता है? नो लोड पर टेस्ट करता है, यानी लोड नहीं है। लोड नहीं है तो लोड धारा कितनी है? 2% से 5%। अच्छा, जब लोड नहीं है तो हमारे पास स्थिर हानि ज्ञात होगी। तो ये सेकंड, इसमें लोहा हानि ज्ञात करने के लिए काम लिया जाता है। लोहा हानि हमारे पास कौन सी हानि होती है? स्थिर हानि। ठीक है, और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रखते हैं, इस कारण इसका नाम क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट। अच्छा, अब जो ये हानि है ये करंट रेटेड है, वोल्टेज रेटेड है? और मुझे नहीं पता, आप जो बहुत बताओगे मैं लिख दूंगा। पता आपको है? कल हमने लिख लिया था वोल्टेज। लोहा हानि ज्ञात करते हैं तो लोहा हानि जो आपने देखा था वो वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होती है। क्या होती है? वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रेटेड। ये वोल्टेज तथा आवर्ती रेटेड होती है। ये वोल्टेज तथा आवर्ती रेटेड होती है। अब देखो, इसको नोट कर लो पहले भी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए? ओके, हमारे आगे बैठे उनको देखना पड़ता ना ये कब लिखे। ओके, चलो। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या रखना पड़ता है? ओपन। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मर है, आवाज मत करो भाई। ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है। ये हमारे पास क्या है? वाट मीटर। ये है अमीटर, ये है वोल्ट मीटर, ये है लो वोल्टेज साइड, और ये है हाई वोल्ट। तो आप बताओ कि लो वोल्टेज साइड खुली रखी, हाई वोल्टेज साइड हमने रखी ओपन।
मापक यंत्र किस तरफ लगाए? लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ मापक यंत्र लगाए जाते हैं। तो एक लाइन और लिख लो, मापक यंत्र नो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ होते हैं। मापक यंत्र किधर होते हैं भाई? लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ होते हैं। यह है ओपन सर्किट टेस्ट। जब मैंने ओपन सर्किट टेस्ट आपके सामने लिखा है तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है जो बोर्ड में मतलब आपको परीक्षा में पूछ लेते हैं। ओपन परीक्षण टेस्ट क्या, अन्य नाम क्या है? नो लोड परीक्षण। और ये सवाल दोनों आपस में केवल इतना ही पूछना है, यही उन्होंने कई बार कर लिया। फिर ये ओपन सर्किट टेस्ट क्या ज्ञात करता है? लो हानि। ये कई बार सवाल पूछ लिया। ओपन सर्किट टेस्ट क्या करता है? स्थिर हानि। 2% से 5% इसमें नो लोड है तो क्या होगी? धारा कितनी होगी? 2% से 5%। ठीक है। सेकेंड वाइंडिंग को क्या रखेंगे? ओपन। वोल्टेज तथा आवृत्ति रेटेड होती है और मापक यंत्र किधर लगे होते हैं? लो वोल्टेज की तरफ। चलो भाई ठीक है, जल्दी करो भाई जल्दी। हो गया होगा। ओपन सर्किट टेस्ट के बाद में दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? शॉर्ट सर्किट परीक्षण। दूसरा हमारे पास क्या होगा? शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट सर्किट को आप हिंदी में क्या कहते हैं? लघु परिपथ। ठीक है। लघु परिपथ परीक्षण। अच्छा, वो हमारे पास नो लोड टेस्ट है, ये हमारे पास क्या है? फुल लोड परीक्षण। ये कौन सा है? फुल लोड परीक्षण में हम कौन सी हानि ज्ञात करेंगे? ताम्र हानि। ताम्र हानि ज्ञात की जाती है। इससे कौन सी हानि ज्ञात करेंगे? ताम्र हानि। तो ताम्र हानि ज्ञात करेंगे तो लोड कितना देंगे? फुल लोड। और फुल लोड का मतलब क्या है? लोड कितना परसेंट होता है? 100%। फुल लोड का मतलब लोड कितना परसेंट है? 100%। नो लोड का मतलब लोड कितना परसेंट है? 2% से 5%। और फुल लोड का मतलब लोड कितना परसेंट है? 100%। ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह रहती है कि इसमें हम जो एक वाइंडिंग है सेकेंडरी, उस सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं रखते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या रखते हैं? शॉर्ट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को इसमें क्या रखा जाता है? शॉर्ट। और शॉर्ट रखा जाता है इसलिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट परीक्षण। ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। ताम्र हानि हमारे पास कौन सी हानि होती है? अस्थिर हानि। तो अस्थिर लोड, अस्थिर हानि ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? ठीक। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जाता।
सवाल यही आता है, बताओ किस वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में, किस परीक्षण में सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन नहीं रखा जाता? शॉर्ट सर्किट परीक्षण में या फुल लोड परीक्षण में। जो ताम्र हानि ज्ञात करते हैं, ये वोल्टेज रेटेड है कि करंट रेटेड है? ठीक है, लिखो इसको। इंग्लिश लिख दिया करो, इंग्लिश ये ओ शॉर्ट सर्किट लिखा मैंने, ऐसा है। फुल लोड नाम इंग्लिश में है, मैंने फुल लोड को हिंदी में लिखता तो होता पूर्ण भार। हिंदी क्या होती है? पूर्ण भार होता ना, तो ऐसे क्या है? ये है हाई वोल्टेज साइड, ये है लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड क्या है यहाँ पर? ओपन, सॉरी क्या है लो वोल्टेज साइड? शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट होती है। पूछे शॉर्ट सर्किट कौन सी साइड होती है, तो लो वोल्टेज साइड होती है। शॉर्ट सर्किट कौन सी साइड होती है? आप जब सवाल पढ़ने लगोगे तो आपको पता चलेगा, परीक्षा का प्रश्न ऐसे रहता है। जूम वाली कहाँ है? कैसे पता चला आपको? हम्म? जूम पूरी क्यों? क्या आता है बताओ ना। नहीं, यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्या मोबाइल से? हैं? क्योंकि यहां पर जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हाई वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता, शॉर्ट सर्किट किसको किया जाता है? लो वोल्टेज को। यहां पर फुल लोड परीक्षण ज्ञात करना, तो वोल्टेज हमारे पास अधिकतम यही रहना चाहिए था। वहां पर नो लोड परीक्षण है कि लोड नहीं हो, तो वहां वोल्टेज क्या रखेंगे? कम। कारण ये है। और या इसका उल्टा तरीके से देखोगे तो आप सेकेंडरी वाइंडिंग पे देख लो, एक पर लोड ज्यादा है, एक पर लोड कम। हो गए भाई? अब ये तो हमारे पास हुआ ट्रांसफॉर्मर के जो बेसिक हमने पढ़े थे, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर की हानियां, दक्षता और परीक्षण पढ़ा था। अब आता है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। जो दो मुख्य भाग हमारे पास इसमें बाकी है ट्रांसफॉर्मर के, जिसमें एक है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण
और जो दूसरा भाग है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भाग, कि कंजर्वेटर क्या होता है, मुख्य टैंक क्या होता है, हाँ ब्रीदर क्या होता है, जो भी ये भाग है, बकोज रिले वगैरह, वो ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भाग और ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण। तो हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण काफी बड़ा चैप्टर है। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण किस किस आधार पर हो रहा है उसके अनुसार हम तय करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो है हमारे पास, मैं यहाँ सारे नाम नहीं लिखूंगा, बोल देता हूं, समझा देता हूं। पहला तो है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार। एक होता है स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन, ठीक है। एक होता है कोर के आधार पर, जिसमें कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप होता है। एक होता है फेज के आधार पर, जिसमें सिंगल फेज और थ्री फेज होता है। एक होता है शीतलन प्रणाली के आधार पर, जिसमें प्राकृतिक रूप से शीतलन, वायु दाब द्वारा शीतलन, जल द्वारा शीतलन और एयर ब्लास्ट विधि। इसके अलावा एक आप पढ़ते हो व्यापारिक के आधार पर, तो व्यापारिक आधार पर यह होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड, पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर। इसके अलावा आप पढ़ते हैं रख रखाव के आधार पर इंडोर और आउटडोर। इसके अलावा पढ़ते हैं मापक यंत्र के आधार पर पीटी और, बस ये सब के आधार पर हमें पढ़ना है, यही भाग बड़ा है, ठीक है। अब बता इसको क्या कहना चाहता है, ये बोल रहा है कुछ कहना चाहता है? इतना ही कहना था। तो वोल्टेज के आधार पर हम पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा भाग रहेगा, बट ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझ आएगा। इस पूरे बड़े भाग में बड़ा भाग केवल एक आएगा थ्री फेज के आधार पर, उसमें भी उनके थ्री फेज के कनेक्शन, क्योंकि थ्री फेज के कनेक्शन होते हैं स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार, वीवी संयोजन, टीटी संयोजन, टर्सरी संयोजन, इतने सारे संयोजन, मतलब उस वही एक भाग बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर हेटअप नहीं है, सब भाग आसान, बस ध्यान से देखना। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर आप करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है भाई, स्टेप अप। पहला हमारे पास कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये कहता हमें कि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से क्या होगा, ज्यादा। इस लाइन कर तो यही है ना, स्टेप अप है तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, घटेगी, यही होगा। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान क्या होगा, एक से अधिक। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान क्या होगा, एक से अधिक। और इसका उपयोग हम कहां करेंगे, पारेषण के लिए। बात ठीक है। स्टेप अप के बाद दूसरा हमारे पास रहता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कौन सा होता है, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न क्या है, कम, प्राइमरी में क्या है, ज्यादा, ठीक है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है तो इससे हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, और वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी। और ऐसा करने पर आप देखोगे जब सेकेंडरी में टर्न कम है तो के का मान क्या होगा, एक से छोटा। के का मान एक से छोटा। और इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, वितरण में। एक नोट डाल के कैसे लिखना है, कि नोट डाल दिया कि एक नोट में यह है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो यदि के का मान एक हो गया तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड।
इसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर। आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? यानी कि जिसने जो न तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है न घटा रहा है, लेकिन केवल दोनों वाइंडिंगों को अलग अलग रख रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो प्राथमिक चलेगी, सेकेंडरी लोड में चलने की संभावना नहीं आएगी। तो आइसोलेटेड करने मतलब यही हुआ। आइसोलेटेड कब किया जाता था? जब आपको कोरोना लगा हो, याद है? क्वारंटाइन, उसका दूसरा नाम भी क्या था? कितना जल्दी याद आया। क्वारंटाइन कहो या आइसोलेटेड कहो, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता था भाई? 14 दिन अलग रखना था। इसे आइसोलेशन कंडीशन ही कहते थे। आइसोलेशन का मतलब यही होता है। तो आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर क्या होगा? केवल दो परिपथ को अलग अलग रखेगा। बाकी ये के बराबर वन है, न वोल्टेज को बढ़ा रहा है न घटा रहा है, न धारा को बढ़ा रहा है न घटा रहा है, तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। केवल दो परिपथ को क्या रखा? अलग अलग। यानी कोई इधर कोई नुकसान होगा तो दूसरे पे नहीं जाएगा। हो सकता है आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर स्टेबलाइजर के जो भाग होते हैं उसमें भी कई काम में लिया जाता है। कि जब बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, कई बार विद्युत सप्लाई बहुत ज्यादा है तो बड़ी मशीनें जल सकती है, इसलिए आगे वो लगा देते हैं एक स्टेबलाइजर की बड़ी मशीन शक्ति वाली। तो फिर वो क्या है कि यदि मान लो वोल्टेज ज्यादा आ गया कम आ गया कुछ भी होगा, अगली मशीनें नहीं जलेगी, उनको सुरक्षित बचा लेते हैं, ये काम कर सकता है। एक नाम आपने सुना होगा, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर। सुना? नहीं सुना? इधर तभी आप ऐसे जोकर ट्रांसफॉर्मर सुनते हो, ध्यान पता नहीं किधर देते हो। अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप पॉइंट लिख लो कि उसको वहां काम ले जाते हैं जहां अर्थिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अर्थिंग करने का मतलब है हमें परिपथ पूरा करना है, न्यूट्रल बिंदु बनाना है। जहां अर्थिंग करना पॉसिबल नहीं है, वह अर्थिंग के रूप में जो ट्रांसफॉर्मर कार्य करेगा, उस ट्रांसफॉर्मर क्या करेंगे? अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर। इतना ही काम है। उन स्थानों पर उपयोग में, उन स्थानों पर उपयोग जहां अर्थिंग करना संभव नहीं है, जहां पर अर्थिंग करना संभव नहीं है, उन स्थान पर इनका उपयोग किया जाएगा। हो गया? वाह। अगला है वर्गीकरण का तरीका। ध्यान रखना भाई, किस किस, ये कोई कंफ्यूजन वाली एक भी चीज नहीं है। हम ये वर्गीकरण को अलग सेपरेट इतना सारा क्यों करके रखते हैं? ताकि कंफ्यूज कहीं नहीं हो। आपको इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन में इनमें कोई कंफ्यूजन है क्या? और कई चीजें हैं जो दो दो बार आपके सामने आ जाएगी तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता। अगला होता है कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण।
तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास क्रोड कह दो, क्रोड टाइप। क्रोड को इंग्लिश में कोर ही लिखते हैं, क्रोड टाइप ट्रांसफॉर्मर। क्रोड टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है कि इसके अंदर हमारे पास अब उसने कहा कि ये हमारे पास है प्राथमिक वाइंडिंग, ये इधर वाली वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी। जब प्राथमिक वाइंडिंग में धारा का प्रवाह हुआ, प्राथमिक वाइंडिंग में क्या हुआ, धारा का प्रवाह। जब भी ये कहता प्राथमिक वाइंडिंग में धारा का प्रवाह हुआ, तो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी को काटेगा। प्राथमिक वाइंडिंग में धारा का प्रवाह होने पर यह चुंबकीय फ्लक्स बनाएगा, वो चुंबकीय फ्लक्स किसको काटेगा, सेकेंडरी। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स तो सेकेंडरी को काट रहा है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जब सेकेंडरी को काट रहा है तो यहां पर चुंबकीय पाथ कितना है, एक। इसमें चुंबकीय पाथ कितना होता है, एक। तो आपका इंपॉर्टेंट बात है कि चुंबकीय पाथ कितना है, तो आप कहेंगे चुंबकीय पाथ है हमारे पास एक। चुंबकीय पाथ एक है तो इसमें लीकेज क्या होगा, ज्यादा। यदि चुंबकीय पाथ ज्यादा होता है तो मतलब ज्यादा रास्ता होता है तो ये ज्यादा काटेगा, और ज्यादा काटता तो हमारे पास लीकेज क्या होता है, कम, और कम काटेगा तो लीकेज क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें लीकेज क्या होगा, अधिक। लीकेज अधिक होगा तो आपको यह भी पता चल गया दक्षता क्या हो जाएगी इसकी, कम। लीकेज अधिक है तो दक्षता क्या हो जाएगी, कम। ठीक है? आप पाइप से पानी भेज रहे हैं तो बीच में लीकेज ज्यादा हुआ तो पानी जाने की दक्षता क्या होगी, कैसे पता चला, आउटपुट कम होगा। लीकेज ज्यादा होगा तो आउटपुट कम होगा। दक्षता क्या होती है, आउटपुट बटा इनपुट। जब आउटपुट कम होगा तो दक्षता भी क्या होगी, कम। जब भी फ्लक्स ने सेकेंडरी को काटा कम और लीकेज क्या हो गया, ज्यादा। जब लीकेज ज्यादा हो गया तो दक्षता क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, तीसरा, अब इसका आकार कैसे होता है पहले ये बताओ। एल यू एंड आई और आयताकार। ये हमारे पास इसकी कोर किसकी बनी होती है भाई, कोई भी ट्रांसफॉर्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की सिलिकॉन इस्पात की क्रोड से निर्मित। किसकी क्रोड बनी होगी भाई, सिलिकॉन इस्पात की क्रोड बनी होगी। इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर अधिकतम पारेषण वोल्टेज कहां तक होता है, अधिकतम पारेषण वोल्टेज कितना होता है, 765, 765 केवी।
ये जो वाइंडिंग है ये किस प्रकार की होती है? इसमें सकेंद्रीय वाइंडिंग, सकेंद्रीय को कहते हैं कंसेंट्रिक। यानी कि सकेंद्रीय, इस वाइंडिंग को होता है सकेंद्रीय वाइंडिंग कहते हैं। जो वाइंडिंग करी जाती है वो सकेंद्रीय वाइंडिंग कहलाती है। अब देखो कि ये नीचे तो है लोहा, लोहा के ऊपर है तांबा। वाइंडिंग किसकी होती है? तांबे के द्वारा। तो लोहे के ऊपर तांबा है तो आपको ताम्र हानि क्या है? ज्यादा। जब ऐसी भी कंडीशन आएगी जहां पर तांबे के ऊपर क्या आएगा? लोहा, वो आएगा सेल टाइप, वहां देखेंगे, ठीक है ना। अभी यहां पर पहले नीचे लोहे की कोर है, ऊपर क्या है? ताम्र। तो यहां पर लोहे की कोर ताम्र वाइंडिंग द्वारा घिरी हुई है कि नहीं है? लोहे की कोर ताम्र वाइंडिंग द्वारा घिरी हुई है। अच्छा, लोहे की कोर जब ताम्र वाइंडिंग द्वारा घिरी हुई है तो आप बताओ यहां पर हानि कौन सी ज्यादा होगी? ताम्र हानि। ताम्र हानि ऊपर है ना भाई, ताम्र हानि इसमें लोहा हानि से क्या होगी? अधिक। दूसरा मामला एक और देखो इसमें, अरे सब छोटी छोटी चीजें हैं, सवाल रहता है परीक्षा में। ताम्र हानि इसकी लोहा हानि से ज्यादा है क्योंकि लोहे की कोर ताम्र वाइंडिंग के द्वारा गिरी हुई है। और इसमें चुंबकीय पात एक है लेकिन वाइंडिंग आयताकार में दोनों तरफ है। तो आपको इसमें पूछ लें कि इसमें लिंब कितने हैं? लिंब उसे कहते हैं जिसके ऊपर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो लिंब कितने हैं भाई? दो। लिंब कितने हैं? दो। लिंब किसे कहते हैं? जिसके ऊपर वाइंडिंग को लपेटा जाता है और इसका उपयोग उच्च वोल्टेज में किया जाता है। उपयोग उच्च वोल्टेज में। एक ध्यान रखना, किसी भी कोर पर वाइंडिंग लपेटी जाए, ये मान लो कोर है, तो ये इसके पास वाला भाग जो होगा वो लो वोल्टेज का होगा। पास वाला भाग कौन सा होगा? लो वोल्टेज। और इसके दूर वाला जो भाग होगा वो हमारे पास क्या होगा? हाई वोल्टेज। वो इसलिए होता है कि देखो कि लो वोल्टेज तो फ्लक्स कम उत्पन्न करेगा, तो पास में ही रहेगा तभी काटेगा। हाई वोल्टेज फ्लक्स क्या उत्पन्न करेगा? ज्यादा, तो वो दूर से ही काट देगा। इसलिए हमेशा कोर के नजदीक वाइंडिंग कौन सी होती है? लो वोल्टेज। और कोर से दूर वाइंडिंग कौन सी होती है? ये लाइन लिख लेना। कोर के नजदीक वाइंडिंग कौन सी है? लो वोल्टेज। कोर से दूर वाइंडिंग कौन सी है? हाई वोल्टेज। ई आकार, ई आकार का ये नहीं होता है, ई आकार का आएगा अगला सेल टाइप। अब हमारे पास ये कौन सा टाइप है भाई? कोर टाइप। कोर टाइप किस प्रकार आकार का होता है? एल, यू एंड आई या आयताकार। अच्छा, आई ऐसे है कि यू के ऊपर आई रखते हैं तो पूरा बनता है ना, यू एंड आई लिखा गया है, ऐसे लिखा जाता है। यू और आई अलग अलग नहीं है, यू एंड आई साथ में। वो कहता है ऐसा तो है यू, ये रख दिया आई, ये बन गया है। आई में, आई में पिलर होते नहीं है। आई ये भी, अरे ये आई है कि नहीं है? ये आई है, वो तो कैपिटल आई अपन जब लिखते हैं ना, बड़ा आई ये है, ये है छोटा आई, यहां तक तो ऐसा होता है। और कुछ फॉन्ट में, और हम प्रारंभिक में सीखते हैं ना, तब आई इसको कहते हैं। रोमन संख्या में जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं तो आई से रिप्रेजेंट होती है, इसलिए आई को ऐसा बना दिया गया था। यू एंड आई का तात्पर्य ये होता है। एल का तात्पर्य है कि एक एल एस आर, एक एल। कोई चीजें बनेगी तो कोई लॉजिक से बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। हाँ,
ठीक है भाई, ओके। तो बताओ यहाँ पर लिंब कितने हैं? दो। वाइंडिंग कितनी लिंबों पर है? दोनों लिंबों पर वाइंडिंग है। इनके बीच चुंबकीय पात कितना है? केवल एक। चुंबकीय पात एक है तो लीकेज क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि पात ज्यादा होता तो ज्यादा काटता, कम पात है तो कम काटेगा। यहाँ पर एक ही पात है तो कम काटेगा, इसका मतलब लीकेज क्या हो जाएगा? ज्यादा। और लीकेज ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास इसकी दक्षता क्या होगी? कम। ठीक है, निम्न वोल्टेज में काम लेंगे, उच्च वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज में। ठीक है, और किसका बना होगा? सिलिकॉन इस्पात की क्रोड से निर्मित होगा। अब यहां पर लोहे के ऊपर ताम्र की वाइंडिंग है तो ताम्र हानि लोहा हानि से क्या है? ज्यादा है, और इसका उपयोग उच्च वोल्टेज में किया जाता है। वाइंडिंग किस प्रकार की है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। बस ठीक है, अगला लिखो। अरे कोशिश यही करता हूँ कि किसी के अंदर जो भाग लिखो वो पूरा ही लिख लेते हैं, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको सारी चीजें याद हो जाए, और फिर ट्रांसफॉर्मर के सवाल करो तो आराम से हो जाए तुरंत ही। ट्रांसफॉर्मर आसान है, लेकिन इतना भी आसान थोड़ी है कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। वो उतना आसान था, वो तो पहले दिन में 1 घंटे में ही हो गया आपको जो आता था। जो आपको मालूम था वो तो 1 घंटे में हो गया पूरा। अभी तो चल रहा है आगे। अब हमारे पास कौन सा है भाई? सेल टाइप। अब आप मुझे बताओ, इसमें लिंब कितने हैं? लिंब 3 है। वाइंडिंग केवल सेंट्रल लिंब पर होती है। वाइंडिंग किस पर लपेटी जाती है? वाइंडिंग केवल सेंट्रल लिंब पर। यहां से जो चुंबकीय पाथ बनेगा, एक तो ये और एक है, तो बताओ चुंबकीय पाथ कितना हुआ? 2। इसमें लीकेज कोर टाइप से कम तथा दक्षता कोर टाइप से क्या होगी? अधिक। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दूसरी एक और चीज देखो, इसमें जो वाइंडिंग तो ये लपेट दी, वाइंडिंग के चारों ओर क्या आया हुआ है? देख लो, ये क्या है? कोर है कि नहीं है? कोर किसकी बनी है? लोहे की। तो यहां पर वाइंडिंग जो है वो लोहे से क्या है हमारे पास? गिरी हुई है। वाइंडिंग लोहे से गिरी हुई है। ताम्र वाइंडिंग लोहा कोर से गिरी होती है। जब ताम्र वाइंडिंग लोहा कोर से गिरी होती है तो हानि कौन सी ज्यादा होगी? लोहा हानि। इसमें लोहा हानि है, वो ताम्र हानि से क्या होगी? ज्यादा। सामान्यतः कौन से ट्रांसफॉर्मर को काम में लिया जाता है? सेल टाइप।
सामान्यतः स्टेप अप स्टेप डाउन कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगते हैं? सेल टाइप। स्टेप अप व स्टेप डाउन के लिए इसका उपयोग होता है। क्लियर? चलो, अब इसका आकार कैसा होता है? ई यू एंड टी भी लिखते हैं, आई लिख सकते हैं, केवल आई लिखा जाता है फिर उसमें, बट इस प्रकार का, हाँ एच आई एक ही हुआ, चाहे एच करो आई करो, वो वैसे ही बनना है। इसको आडा फुटको चाहे खड़ा रखो, कैसे करो। ऐप का ऐसा कैसे भाई है जरूर, लेकिन ऐप को ऐसे बनाते हैं, ऐसा करते हैं। ऐप के साथ ये हरकत है, ई के साथ भी ऐसी होती है हरकत। ई का भी जोड़ने का तरीका यही होता है। इसमें एक ये बताया जाता है कि ये एम प्रकार से होता है, लेकिन वो मुझे बनाना आया नहीं। वो आपकी नीमी की बुक में लिखा है एम प्रकार से, वो मुझे, मैंने कोशिश देखी थी लेकिन भूल गए वापस में, है एम प्रकार से भी। इसलिए मुझे ये मत कहना बना के दिखाओ, मुझे खुद को बनाना नहीं आया, उन्होंने कहा एम प्रकार का है। इसमें लिंब कितने हैं? दो। वाइंडिंग किस पर लिंब, किस पर लपेट जाएगी? एक पर ही। प्राथमिक और वाइंडिंग दोनों एक ही लिंब पर है। ओके। हाँ, चुंबकीय पात कितने हैं? दो। तो लीकेज कोर से क्या होगा? कम। तो दक्षता कोर से क्या होगी? ज्यादा। और ताम्र वाइंडिंग है जो लोहे से घिरी हुई है, तो ताम्र हानि तो कम होगी, लोहा बाहर की तरफ लोहा ना, तो लोहा हानि क्या होगी? ज्यादा। और ये सामान्यतः स्टेप में स्टेप डाउन के लिए काम में लिया जाता है। आकार ये होता है। एक है वाइंडिंग का प्रकार, वाइंडिंग का प्रकार होता है सैंडविच। जो जैसे तीन परत आ गई ना, तो बीच की परत में है, तो इसे कहते हैं सैंडविच। दो परतें एक प्रकार की, बीच की परत जो भिन्न होती है, उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? सैंडविच। ठीक है भाई, तो हमने दो मुख्यतः वाइंडिंग पढ़ी है। इस स्टेप अप स्टेप डाउन वाला समझ में आ गया? ये मैं वापस समझा देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्रोड के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। क्रोड के आधार पर ही तो हम देख रहे हैं, उसमें पहले पहले में दो लिंब थे, इसमें कितने लिंब है? तीन। तो क्रोड के आधार पर वर्गीकरण में आपने सबसे पहले पढ़ा था कोर टाइप। कौन सा पढ़ा था? कोर टाइप। कोर टाइप का आकार कैसा होता है? आयताकार, यहाँ एल कह दो, ठीक है, जो आकार हो गया। उस पर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? कंसेंट्रिक वाइंडिंग, से केंद्रीय। एक केंद्र से दोनों बराबर है, तो ठीक है, से केंद्रीय वाइंडिंग कहलाएगी।
अब यहां पर उसमें लिंब होते हैं दो और दोनों पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, और जो कोर होती है कोर के ऊपर ताम्र होता है, तो तांबा क्या है ज्यादा, तो ताम्र का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो ताम्र की हानि भी क्या है ज्यादा। तो यहां पर ताम्र की हानि लोह हानि से क्या होती है ज्यादा होती है। क्लियर, ताम्र हानि लोह हानि से ज्यादा होती है। ब्लू टी शर्ट वाले खड़े हो जाओ इधर से, आगे जाओ आगे जाओ। क्या कितना क्या पंचायती करनी है आपको, आगे ऐसे नहीं पूछे, तुम पूछना तो तब तक तुम्हें कुछ कहता भी नहीं। कोई कॉपी ले गया था तुम्हारी, अरे तू उधर भी गले निकाल रहा था, पहले उधर निकाला, फिर तू हंस भी रहा था, फिर बीच में रुका, फिर वापस हंसने लगा। मैं एक बार में कभी किसी को खड़ा नहीं करता हूं, ये बात ध्यान रखना। जब मुझे लग जाएगा ना तो ये खंबे के साइड वाले ध्यान रखना, मैं इनका ध्यान रखता हूँ, टेढ़ी नजर से आप ही रहते हैं नजर में। अब ऐसा हरकतें मत करो, बैठो बैठ पड़ो। इससे क्या आप डिस्टर्ब होते जो होते हो, दो चार जनों को और डिस्टर्ब करते हो। आपका जो पड़ोसी है ना, जो आपके राइट साइड में बैठा है, कौन है, वो लेफ्ट है। हाँ, इसको ज्यादा समझ में आता नहीं है। यार आप हंस रहे हो तो आपको भी आ नहीं रहा होगा। राइट तो जानते हो ना कौन सा है। हाँ चलो, तो ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग थी, उसमें कोर टाइप में कौन सी वाइंडिंग थी, कंसेंट्रिक। ठीक है, उसमें हमारे पास कौन सी हानि ज्यादा है, लो हानि या ताम्र हानि, ताम्र हानि, क्योंकि कोर के ऊपर तांबा लपेटा गया तो कौन सी हानि ज्यादा होगी, ताम्र हानि। और उच्च वोल्टेज के लिए उपयोग में लेते हैं। दूसरी वाइंडिंग कौन सी है, मतलब ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, सेल टाइप। सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मर काम में लेता है तो कौन सा है, सेल टाइप। स्टेप अप एंड डाउन के लिए सेल टाइप। तो सेल टाइप में वाइंडिंग किस प्रकार के रूप में होती है, सैंडविच के रूप में। आकार कैसा होगा, ये सब सामने लिख दिया गया, ई एफ जो भी आपके आकार है, आई ये आकार के हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अब इसमें लिंब कितने होते हैं, तीन, तीन लिंब होते हैं, लेकिन बीच वाले लिंब पर क्या होगी, वाइंडिंग। बीच वाले लिंब पर वाइंडिंग है तो बाकी के दोनों लिंब उस वाइंडिंग को घेरेंगे नहीं घेरेंगे, घेरेंगे। तो बाकी के दोनों लिंब में क्या होती है, कोर यानी लोहा है, तो लोहा हानि ताम्र हानि से क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। अब देखो बीच वाले लिंब है तो उसमें देखो कि चुंबकीय पात कितने बड़े हैं, इसमें दो, तो चुंबकीय पात ज्यादा है तो लीकेज क्या होगा, कम। लीकेज कम है तो दक्षता क्या होगी, ज्यादा। तो ये इसलिए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर उपयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सा होगा, बेरी टाइप। बेरी टाइप को समझना भाई, बेरी टाइप में क्या होता है, पॉसिबल हुआ तो देखते हैं। जैसे मान लो ये एक आपके सेंट्रल लिंब है, इस लिंब के ऊपर मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी एक बीच में सेंट्रल लिंब होती है और उसके चारों ओर ऐसे आयताकार पत्तियां लगी हुई है, ये सब आयताकार पत्तियां हैं, और बीच में हमारे पास कौन सी है, सेंट्रल लिंब है। अब ये वाइंडिंग हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है, प्राथमिक। प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन लगा दिया जाता है। प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर क्या लगा दिया जाता है हमारे यहाँ, इंसुलेशन। इंसुलेशन लगा दिया जाता है, जैसे कागज इंसुलेशन हो गया या लेदराइट का इंसुलेशन हो गया, इस प्रकार का इंसुलेशन लगा दिया जाता है। अब इंसुलेशन लगाने के बाद में क्या होगा कि इसके ऊपर आप वापस वाइंडिंग तो कर ही सकते हो।
तो फिर आप इसके ऊपर करते हैं इंसुलेशन लगा के, ऊपर कौन सी वाइंडिंग करते हैं, सेकेंडरी। ये वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी। एक ही लिंब पर प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है, या सेकेंडरी वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। ठीक है भाई। अब देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित तो हो गई, उसके बाद में क्या होगा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित होगी यहीं पर, तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, इसको ज्यादा काटेगा क्योंकि इसके ऊपर स्थापित की गई है। और दूसरा, इसमें चुंबकीय पात कितना हो गए, अनेक। पूछ, इसमें चुंबकीय पात कितने होते हैं, अनेक। सबसे ज्यादा चुंबकीय पात इसी में होते हैं। चुंबकीय पात अनेक अनेक होते हैं, इसका मतलब लीकेज क्या है, कम। लीकेज सबसे कम और दक्षता सबसे अधिक। फिर भी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें रीवाइंडिंग करना बहुत ही मुश्किल। यदि वाइंडिंग खराब हो गई, वाइंडिंग जल गई, तो वापस वाइंडिंग को स्थापित करना पाना मुश्किल है। तो रीवाइंडिंग करना, क्योंकि चारों आयताकार पत्तियां लगी हुई है, तो बीच में वाइंडिंग वापस स्थापित नहीं हो सकती। रीवाइंडिंग करना मुश्किल। जहां अधिक दक्षता चाहिए होता है वहीं पर केवल इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर अधिक दक्षता की आवश्यकता है कि हमें अधिकतम दक्षता ही चाहिए, तो उपयोग किया जाता है। और मुख्यतः प्रयोगशाला में कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते समय कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे आएगी, तो होता है। अधिकतम दक्षता के लिए उपयोगी। लिख लो भाई, पीछे वाले लिख लिए, लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ, एक टाइप सिंगल फेज है ज्यादातर, थ्री फेज नहीं पड़े बोले। बिल्कुल बिल्कुल सिंगल फेज है इनका। वैसे हम जो पढ़ते हैं पूरा ट्रांसफॉर्मर, वो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के रूप में पढ़ते हैं। थ्री फेज का केवल कनेक्शन कनेक्शन है जो थ्री फेज का पढ़ते हैं। बाकी हम जितना भी पढ़ रहे हैं भाग, वो सिंगल फेज को नजर में रख के ही पढ़ते हैं। थ्री फेज का ओनली और ओनली संयोजन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर के भाग वगैरह बाकी सब कुछ सेम ही है? क्या हुआ?
हो गया भाई। तो हमने कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर देखा है। अब हम करते हैं फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रकार के हैं? सबसे पहला आता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं ये सामान्यतः कैसे होते हैं भाई? स्टेप अप या स्टेप डाउन? सामान्यतः स्टेप डाउन प्रकार के। सामान्यतः कैसे होते हैं? स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। दूसरा बताइए भाई, कितने वोल्ट तक कार्य करते हैं? 250 वोल्ट तक। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे आप स्टेबलाइजर में भी करते हैं, और किस में करते हैं? बूस्टर में, टीवी रिसीवर में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उपयोग लिया जाता है। जनरली इलेक्ट्रिकल के छोटे भाग में, इलेक्ट्रॉनिक भागों में काम में लिया जाता है। 3 फेज है जो हम इलेक्ट्रॉनिक भागों में ही काम में लेते हैं। थ्री फेज जो होते हैं ये स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों प्रकार के। आगे और ये हमारे पास अधिकतम वोल्टेज तक उपयोग में लिया जाता है भाई। अधिकतम वोल्टेज तक है उनको ये 3 फेज ही तो चलेगा। ठीक है। और जैसे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाया ना, तो 3 सिंगल फेज बनाने की तुलना में इसमें एक 3 फेज बना दिया, इंस्टॉलिंग कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। तीन सिंगल फेज की तुलना में एक 3 फेज को उपयोग करने से स्थापना लागत में कमी। स्थापना लागत में कमी होगी। आपको दिख रहा है कि 3 सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर रखा, उसकी जगह मैंने एक ही रख दिया 3 फेज का। 3 अलग अलग खंभों से लाइन आती है तो एक ही खंभे से आ गई 3 लाइनें, तो इंस्टॉलिंग कॉस्ट क्या हो गई? घट गई। ठीक है, लेकिन इसमें एक नुकसान होता है कि एक फेज खराब होगा तो फिर ट्रांसफॉर्मर बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। 3 फेज यदि मान लो 3 सिंगल फेज के बनाओगे तो अलग अलग लगोगे, इंस्टॉलिंग कॉस्ट तो आई होगी, लेकिन एक खराब होगा 2 तो काम करेंगे। तो शुरुआत में ऐसा कहा गया
फिर बाद में जाके हमने एक वीवी संयोजन का जुगाड़ किया है कि एक फेज खराब होगा तो दो फेज काम करवा लेंगे, उस संयोजन को वीवी संयोजन ही कहते हैं, धीरे धीरे आएगा। हाँ, बूस्टर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर का भी प्रयोग करते हैं जी, करते हैं बिल्कुल। सिंगल ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर भी है। सर सिंगल फेज के बाद थ्री फेज क्यों होता है, टू फेज क्यों नहीं होता? क्योंकि जब निर्माण किया गया था तो सिंगल फेज के बाद टू फेज का भी किया गया था, थ्री फेज का भी किया, 4, 6, 9, 12 सब का किया। जो अधिकतम शक्ति और जो दे रहा है, शक्ति का स्थानांतरण जो सबसे ज्यादा कर सकता है, वो केवल था थ्री फेज और कम कॉस्ट में। टू फेज जो अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, टू फेज का उपयोग क्या हो रहा है, ज्यादातर ऊष्मा उत्पन्न करने में। सबसे लास्ट में लिखा है 3 सिंगल फेज की तुलना में एक थ्री को उपयोग करने से स्थापना लागत में कमी। तो टू फेज से ऊष्मा ज्यादा प्राप्त हो रही है। चलो भाई, निश्चित वोल्टेज पर अप्लाइड वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर एडी करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वोल्टेज को मतलब नियत विभव पर आवर्ती बढ़ाओगे तो एडी करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भंवर धारा जो सेतिल हानि उस पर प्रभाव पड़ता था, आवर्ती बढ़ाओगे तो हानि घटेगी। वो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर का फोटो दिखाया करो। फोटो होता है जो ट्रांसफॉर्मर दिखाया जाता है, वो ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ाते हैं तब दिखाया जाता है, क्योंकि उसके भाग देखना होता है ना कि ये ऊपर वाली टंकी है जो कंजर्वेटर है, नीचे वाली टंकी उसमें तेल भरते हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक के गुणों के बारे में, तो फोटो कोई काम आएगा नहीं। ये भी तो डिपेंड करता है फोटो कहां देखना है। क्लियर? अब होता है थ्री फेज के संयोजन के बारे में भाई। अब थ्री फेज का हमें देखना है संयोजन। अब यही भाग सबसे बड़ा है। ये थ्री फेज के अंदर ही भाग आ गया एक, थ्री फेज संयोजन, इसको पढ़ना पड़ेगा। इस भाग को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान से देख लो भाई, कि ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर। जो भी स्टार हो या डेल्टा हो, जो संयोजन होगा वो इसके अंदर बनेगा। संयोजन तो इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? संयोजन चाहे तो स्टार बनो चाहे डेल्टा बनो, किसके अंदर बनेगा? ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है। अब यहां से 3 लाइनें आएगी, 3 वायर आएंगे। ट्रांसफॉर्मर के यहां से कितने वायर जाएंगे? 4। चौथे से हमें लेन देन है नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल का है। वो अपने जो आपने देखे हैं गांव में, वो चौथा कुछ का है? न्यूट्रल का। 3 फेज है, तीनों फेज जाएंगे आगे। मामला सीधा से, यहां पर जो बाहर की तरफ वोल्टेज या धारा होती है, यहां पर जो भी लिया जाएगा वो क्या होगा? लाइन वोल्टेज व लाइन धारा। लाइन वोल्टेज और लाइन धारा।
जो भी यहां पर होगा लाइन वोल्टेज, यहां लाइन धारा होगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर के भीतर यहां पर जो होगा वो सब क्या होता है, फेज वोल्टेज और फेज धारा। ये तो क्लियर है कि नहीं भाई? ट्रांसफॉर्मर के बाहर जो तार आ रहे हैं वो तो हमारे क्या कहलाएंगे, लाइन वोल्टेज। वहां का वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज। धारा क्या होगी, लाइन धारा। फेज में कब बदलेगा, जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर आएगा। ट्रांसफॉर्मर के अंदर आएगा तो ये तय करना पड़ेगा संयोजन कौन सा है, स्टार है या डेल्टा है। स्टार या डेल्टा संयोजन कहां बनेगा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ट्रांसफॉर्मर के बाहर तो सीधे सीधे तार आ रहे ना, वहां स्टार डेल्टा नहीं बन रहा। स्टार डेल्टा कहां बनेगा, ट्रांसफॉर्मर भीतर। ये इधर वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक। ऐसा ही इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, द्वितीयक। दोनों आपस में मिले हुए रहेंगे क्या, नहीं। इन दोनों के बीच में एक करेगा पंच होगा, उससे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। वही है पंच। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि वोल्टेज और धारा का ट्रांसफॉर्म अनुपात क्या होगा, कि भाई 5 को 25 में बदलना है कि 25 को 5 में बदलना है, यही तो करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है किस अनुपात में परिवर्तित करना है। जैसे आपके गांव में ट्रांसफॉर्मर है, उसमें वोल्टेज है 11 केवी, उसने बदला कितने में, 440 में बदला। ऐसा ही एक ट्रांसफॉर्मर उत्पादन केंद्र पर है, वहां पर भी आया 11 केवी, उन्होंने सीधा बदला 220 केवी में। तो वो कौन सा था, स्टेप अप। 11 केवी को 220 केवी में बदला तो क्या था, स्टेप अप। ये किसने किया, ट्रांसफॉर्मर रेशियो के ने। एक बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, पंखे बंद कर दो। हाँ भाई, वो भी बंद करो। अरे इलेक्ट्रीशियन करके आप, वो पीछे वाले बंद करो। हो गया, एक बार होने दो भाई आराम से। अब इसको एक समझदार आदमी इसको समझा के ले जाओ। अरे कोई आओ इसको, अब वो कटेगा वटेगा नहीं। पंखे पूरे बंद होने दो एक बार। खड़ो, इधर आ। अब इसको ले जा। शाबाश। तो चलती चलती क्लास में सामने से कबूतर गुजरे। गेट बंद करो। कोई बात नहीं। हाँ, ओके ओके ओके। तो लाइन प्राथमिक और द्वितीयक, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब देखो कि 3 फेज संयोजन में जो बाहर की जो लाइनें होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, तो आप कहेंगे बाहर की जो भी लाइनें होगी लाइन वोल्टेज कहलाएगी, अंदर जो होगा वो फेज वोल्टेज और फेज धारा कहलाएगी। इतनी सी चीज आपको बेसिक पहले समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार पढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भी स्टार या डेल्टा बनना है वो किसके अंदर बनेगा, इससे ट्रांसफॉर्मर के अंदर बनेगा। क्लियर, चलो। तो इसमें सबसे पहला जो संयोजन है वो है स्टार स्टार संयोजन। आप ध्यान से देख लेना, कोई भी लिखना मत और कोई भी अपना ध्यान भी मत चुकाना, क्योंकि मैं एक में लिखूंगा, बाकी सीध में लाइन ही लिखूंगा, एक में आपको पूरा समझाऊंगा। प्राथमिक वाइंडिंग जो है, प्राथमिक वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई प्राथमिक वोल्टेज है उसमें लाइन वोल्टेज है VL। लाइन वोल्टेज किसे रिप्रेजेंट करता है, VL। ठीक है,
प्राथमिक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज क्या होगा। अच्छा, अब मैं कहूंगा चलो हम बताएंगे। पहले तो बताओ कि प्राइमरी है कौन सा, स्टार। सेकेंडरी भी यहां पर क्या है, स्टार। प्राथमिक स्टार है ना। स्टार में तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज गुणा √3 ये होता है कि नहीं होता है स्टार में। और आई एल बराबर आई पी, ऐसा स्टार का यही तो केस है। यही केस है स्टार का। अच्छा, यही केस है तो आप इसको देखो कि मैं वी पी बराबर क्या लिख दूं, वी एल बटा √3। देख लो, वीपी बराबर क्या हो जाएगा, वीएल बटा √3। तो प्राथमिक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज क्या होता है, वीपी। तो वीपी बराबर क्या बनेगा, वी एल बटा √3। क्या बनेगा, वी एल बटा √3। ठीक है, ये प्राथमिक वाइंडिंग और लाइन वोल्टेज, ये प्राथमिक वाइंडिंग फेज वोल्टेज। अगला नेक्स्ट आता है सेकेंडरी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज। सॉरी, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, फेज वोल्टेज। सेकेंडरी प्राथमिक वाइंडिंग से वोल्टेज यदि सेकेंडरी में बदलेगा फेज का फेज में, तो बीच में क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मर रेशियो के, जो वी एल बटा √3 गुणा के, ये होता है। चौथा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज के लिए वापस इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, नहीं नहीं, लाइन वोल्टेज निकालना है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, फेज को √3 से। फेज को √3 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, लाइन। तो √3 से √3 क्या होगा, कटेगा। तो √3 से √3 कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी एल गुणा के। वापस समझा देता हूं, ध्यान से समझना कि स्टार कनेक्शन के लिए हमारे पास ऐसा होता है कि वी एल बराबर √3 वीपी, और लाइन धारा और फेज धारा बराबर ही होती है, स्टार संयोजन का रूल है। ठीक है, लाइन धारा और फेज धारा क्या होती है, बराबर। लेकिन लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का कितना गुना होगा, √3 गुना। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज कौन सा आएगा, लाइन वोल्टेज। उसके बाद वोल्टेज कौन सा है, फेज। प्राथमिक का लाइन, प्राथमिक का फेज, द्वितीय का फेज, द्वितीय की लाइन, ऐसे क्रम चलेगा। और ये क्रम मैंने लिखा हुआ। अगला पहला क्या है, प्राथमिक वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज क्या है, वीएल। तो प्राथमिक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज क्या होगा। तो आप देखो कनेक्शन कौन सा प्राथमिक का, स्टार। स्टार कनेक्शन है तो फेज वोल्टेज लाइन में √3 का भाग देना है। तो लाइन में मैंने किसका भाग दिया, √3 का। तो मेरे हमारे अपने क्या बन गया, प्राथमिक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज। प्राथमिक वाइंडिंग फेज से सेकेंडरी वाइंडिंग फेज में गए तो बीच में ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या है, के। तो मैंने के से गुणा कर दिया। अब यदि मैं वापस देखो, मैंने फेज से वापस किस में जा रहा हूं, मैं लाइन में। फेज से किस में जा रहा हूं मैं, लाइन में। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होगा, फेज से √3 को गुणा करो। ये मेरे पास फेज है, मैं इसको √3 से गुणा करूंगा तो √3 से √3 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पीछे क्या बचेगा, वीएल गुणा के, यही आएगा। इसको करो नोट। ये इस प्रकार बदला जाता है भाई, स्टार स्टार है, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, चारों हैं, लेकिन हम इसको एक में ही लिखते हैं, बाकियों के लिए नहीं लिखते हैं।
क्या हुआ? लगता है कुमार, रजनीश, सेम ही भाई, सेम ही, सिंगल से थ्री दोनों में सेम ही। ठीक है ना? ये क्या है? पता नहीं चला। रूट 3 से रूट 3 कैसे घटा, समझ नहीं आया। अरे ये वोल्टेज कौन सा है? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज को रूट 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? लाइन वोल्टेज। तो यहीं तो लिखेंगे रूट 3। तो इसको काटोगे तो ये बन गया फेज, वीएल गुणा के। इतनी तो आपको। कोयल के बीच में स्पेसर लगाए जाते हैं क्या? स्पेसर तो नहीं लगाए जाते हैं, कोयल के बीच में स्पेस होता है। जैसे कुंडली कोई बनाते हैं ना, उस कुंडली के बीच में स्पेस होता है। और यदि मान लो स्पेसर कहीं पर ऐसा है कि कुंडली ज्यादा समेटने के चांसेस है तो स्पेसर लगा दो। जैसे आपने वितरण लाइन के लिए 2 तार लगा दिए, तो उनके बीच में इनको अलग अलग करने वाला सेपरेटर नहीं लगाते हैं जनरली। लेकिन आपको लगता है आंधी तूफान में टकराएंगे तो बीच में कुछ अलग छड़ें आती है, वो लगा दो। तो वैसा मामला है। बाकी सामान्यतः स्पेशल नहीं लगाते हैं। बस कुछ पदार्थों में ऐसा लगता है कि ये मिलेगी तो ये कुंडली शॉर्ट हो रही है, तो लगा दो स्पेशल। तारों में लगाते हैं ना, कुछ में लगाते हैं कुछ में नहीं लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं? जहां लगता है कि भाई आंधी तूफान आएंगे और ये तार ज्यादा लटक रहे हैं, खंबे के बीच की दूरी ज्यादा हो गई, तो तार में क्या होगा? जोल ज्यादा हो गया, सेक बोलते हैं। वो जोल ज्यादा हुआ, जोल ज्यादा हुआ, आंधी तूफान आएगा तो टकराने के चांसेस है। इसलिए बीच में क्या लगा दो? इनको सेपरेटर। जब दो तारों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है तो जोल ज्यादा हो नहीं रहा, जोल ज्यादा नहीं है तो आंधी तूफान में टकराएंगे नहीं, तो लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखी जाती चीजें कहाँ क्या होता है। हर हर एक कार्य में सुविधा अनुसार देखी जाती है ना। जैसे तार जो लगाए जाते हैं सिरों पर ही, यदि वो भीड़ भाड़ वाले एरिया में लगाए जाते हैं या रोड क्रॉसिंग पे लगाए जाते हैं तो नीचे गार्डिंग करनी अनिवार्य हो गई। अच्छा, केवल गार्डिंग अनिवार्य नहीं हुई है, गार्डिंग को अर्थिंग करना भी अनिवार्य है। गार्डिंग लगा के छोड़ दिया कि तार गिरेगा तो ऊपर ही गिरेगा, उससे भी मतलब नहीं है।
उसके ऊपर जाते ही धारा क्या जानी चाहिए, धरती में, पृथ्वी में अर्थिंग होनी चाहिए ना, तो अर्थिंग करना भी जरूरी है। ये सारे कंडीशन धीरे धीरे आपके सब चीजें आएगी, एक साथ सारे थोड़े दे हो गए भाई। ओके, नहीं हुआ ठीक है, इसमें एक लाइन लिखो, सवाल यही है सबसे ज्यादा उपयोग उच्च विभव व उच्च शक्ति के लिए उच्च विभव व उच्च शक्ति के लिए इसको काम में लेते हैं। स्टार स्टार हो गया। दूसरा स्टार डेल्टा संयोजन है, आवाज नहीं भाई। तीसरा कौन सा है, डेल्टा स्टार संयोजन। और चौथा है डेल्टा डेल्टा संयोजन। यही काम है, चार संयोजन हो गए। डेल्टा डेल्टा संयोजन होता है वो हमारे पास निम्न विभव व उच्च शक्ति के लिए। आप मुझे बताओ इनको कहां काम में लेते हैं। डेल्टा स्टार को तो ये वितरण में काम में लेते हैं। अरे वितरण में क्या होगा, लास्ट में तो स्टार ही चाहिए ना। स्टार से क्या दो फायदा होता है, चाहो तो 3 फेज में काम ले लो, और स्टार है तो 3 फेज अलग अलग है, चाहो तो सिंगल फेज में काम लो। तो आपके गांव में जो ट्रांसफॉर्मर लगा है वो हमारे पास लास्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, स्टार। स्टार क्यों रखते हैं, क्योंकि चाहो तो सिंगल फेज काम लो, चाहो तो 3 फेज, दोनों ऑप्शन रह जाते हैं। जबकि डेल्टा में केवल 3 फेज ही होता है। तो बताओ डेल्टा स्टार का प्रयोग कहां करेंगे, वितरण ट्रांसफॉर्मर में। स्टेप डाउन, ये हमारे पास क्या होगा, पावर ट्रांसफॉर्मर है। जो स्टेप अप के रूप में काम किया जाएगा और उच्च पावर के लिए काम होगा। स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना। पावर ट्रांसफॉर्मर है तो कहां काम लेंगे, पारेषण के लिए। पारेषण करना है तो भेजोगे तो कौन सा संयोजन बनाओगे, डेल्टा। स्टार डेल्टा। सेकेंडरी को देखो ध्यान से, सेकेंडरी क्या है, डेल्टा। तो पारेषण के लिए सेकेंडरी स्टार है, तो वितरण के लिए, क्योंकि आपके उपयोग में कौन सी आनी है, सेकेंडरी। स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होता है। पहले हम क्या करते हैं कि उस हत्थे को खींचते थे, स्टार बना के रखते थे, क्योंकि कम वोल्टेज पर उसको ऑपरेट करना होता है। जब उसको आपको लगता है मोटर की गति स्टार्ट हो गई, मोटर से गति पकड़ रहा है, तो फिर आप उसको बनाते थे डेल्टा ट्यूबवेल पर। तो डेल्टा, अब तो ऑटो आ गए, तो डेल्टा बनाया जाता था। तो ये स्टार से क्या बनाए जाते थे, डेल्टा। और ये डेल्टा में इसमें वहां पर वोल्टेज क्या हुआ, ज्यादा, यहां पर वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो कहां काम लोगे, पारेषण में।
तो इतना संयोजन है। संयोजन का अगला जो भाग है हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे इसको। 4 प्रकार के 3 फेज का संयोजन और बाकी है, स्टार, इंटर स्टार, टर्सरी, वीवी और टीटी, ठीक है।